ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। पहले हमने बात कर ली थी वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने? आयोनिक साइज। आज हम पढ़ेंगे आयोनिक पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को और भी एक नाम है इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो दूसरा लिख लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। तो एक और नाम लिख लीजिएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आयोनाइजेशन पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? आईपी। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ तो आईई, दोनों एक ही चीज़ है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए क्या होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो सुनिए एक बार। देखिए, सपोज कोई मैं एक एटम ले लूँ, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया मैंने। एटम में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये मैंने क्या लिया? एक एटम, और वो भी कैसा? आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया मैंने। क्या? सिर्फ एटम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर मैं कुछ एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सीधी सीधी डेफिनेशन क्या हो गई? किसी भी अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? आईपी, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? लिख लीजिएगा डेफिनेशन भैया, लिखिएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron बोल दो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिर्फ एटम लिख दो या तो पूरा लिखो, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom are known as ionization energy। उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो क्या काम आए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसको हम क्या बोल देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही हो, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। अगर हम एनर्जी को ऐड करें यानी कि एनर्जी हम दें, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। यानी ये प्रोसेस कौन सी होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये भैया। अब देखिए, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो उसका जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो याद करने की जैसी चीज़ कौन सी हो गई? इसमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है? ऐड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है।
देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड देनी पड़ती है, ठीक है। प्रोसेस कौन सा हो गया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल या तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी वो प्रोसेस कैसी होती है, तो एंडोथर्मिक, उसमें डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव। याद करने जैसी चीज़ों को मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। कैसे क्वेश्चन निकलते हैं वो भी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, अब बात कर लो आप यूनिट की, यूनिट की भी साथ साथ में बात कर लेते हैं। यूनिट, इसका यूनिट किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, या तो फिर किलो जूल पर मोल, या तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसके यूनिट किलो कैलोरी पर मोल में ये आ सकती है, एनर्जी है ना, किलो जूल पर मोल या तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये सब इसके क्या हो गए, यूनिट हो गए। तो यूनिट भी लिख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिएगा, डेफिनेशन पढ़ ली हमने, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है भैया, अगर मैं कोई एटम ले लूँ, उसमें मैं एनर्जी डाल दूँ, आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी है ना ये, तो क्या होगा, इतनी एनर्जी में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ए क्या बन जाएगा, ए प्लस, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, वापस मैं ये ले लूँ ए प्लस, इसमें वापस आयनाइजेशन एनर्जी लगाऊँ, क्या करूँ, वापस आयनाइजेशन एनर्जी लगाऊँ, तो इसमें से वापस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ए प्लस बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए प्लस प्लस, या तो फिर यहाँ पे आप ए टू प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वापस से निकल गया, ए प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ए डबल प्लस आ गया, यानी कि प्लस प्लस। अब देखिए, वापस से मैं क्या करूँ, ए प्लस प्लस में से वापस कुछ एनर्जी डाल दूँ, तो क्या होगा, ए प्लस प्लस है, इसमें से वापस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक प्लस बढ़ जाएगा, यानी कि ए प्लस प्लस प्लस, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए थ्री प्लस, ठीक है। वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब सुनिएगा, अगर कोई आपको कंपैरिजन करने को बोले, इसको मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसको हम IE1 बोलते हैं, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम IE2 बोलते हैं, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उसको हम क्या बोल देते हैं, IE3। अगर आपको कोई बोल दे कि भैया इसमें से कौन बड़ा होगा, IE1, IE2 या IE3, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा में या फिर तीसरे में। सोचिए सोचिए सोचिएगा एक बात। अगर मैं बात करूँ एटम की, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल होती है, सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, इसको भी और इसको भी, सबको अट्रैक्ट करके रखता है, मतलब बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ एनर्जी दे के इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो देखिए, इस न्यूक्लियस का फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्ट जो होता है ना, Z, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर दूर होगा तो वो कम होगा, मतलब ये न्यूक्लियस इसको ज़्यादा जकड़ के नहीं रखेगा, तो इसको निकालने में हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को। पर अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालें तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लग रहा है और इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। और नज़दीक ये इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकालने में तो हमको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, दूसरे में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और तीसरे में उससे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसको हम सक्सेसिव IP ऑर्डर बोलते हैं, IE1, IE2, IE3 में हमेशा IE3 क्या होता है, ज़्यादा, उसके बाद IE2 और उसके बाद IE1, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरे में उससे ज़्यादा, और तीसरे में सबसे ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। समझ में आ गई बात?
ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ आई की जगह आई पी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आई और आई पी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, समझ जाओगे। तो ये बात हो गई सक्सेसिव आईपी ऑर्डर की, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ऑप्शन में कहीं दिख जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि IE3 से IE2 बढ़ जाए, ये ऑर्डर हमेशा ऐसा ही रहेगा। तीसरी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं इसका पीरियोडिक वेरिएशन, और पीरियोडिक वेरिएशन में देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट एटम की साइज क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। अप टू डाउन या तो अप टू बॉटम साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखिए आईपी का या तो आईई का साइज के साथ क्या रिलेशन है। एक में छोटा आइटम ले लूँ और एक में बड़ा आइटम ले लूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं इसमें आयनाइजेशन एनर्जी डालूँ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी, मतलब किस में मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे साइज़ छोटी, तो जो न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें साइज़ बड़ी है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। मतलब साइज़ छोटी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, साइज़ बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी कम, यानी कि ये रिलेशन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, जैसे जैसे साइज घटेगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, बांध के रखता है। तो अब देखिए लेफ़्ट टू राइट साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रही है। और अगर साइज डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि आपको कोई पूछे कि भैया पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, तो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ऊपर से नीचे साइज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, यानी कि साइज इंक्रीज हो रही है, और साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी रहेगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और अप टू बॉटम या तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल लेके करते हैं हम, लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। ओके, तो अब अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले एक बार लिख लीजिएगा। देखिए पी ऑर्बिटल में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में सॉरी, ठीक है। 3 होते हैं, ऐसे 3 घर होते हैं, एक एक में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस में कितने रह सकते हैं, 2, डी में 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर मैं P में 3 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, यानी कि P3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होती है, तो इसको हाफ फील्ड बोलते हैं। तो फुल फील्ड किसको बोलते हैं, P6 को, यानी कि P6 सिस्टम हो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल फील्ड। वैसे ही S में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम हाफ फील्ड बोल देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, फुल फील्ड। डी में क्या होता है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, D5 को हाफ फील्ड, और D10 को क्या बोलते हैं, फुल फील्ड, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ, खास करके P की, ठीक है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा कि हाफ फील्ड किसको बोलते हैं, P3 P6 S1 S2 D5 D10, ये सब क्या है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड।
और हाफ फील्ड और फुली फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं आपको बता दूं कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और किसी एटम के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें से नहीं निकलेगा, इसमें से निकलेगा। अगर मैं पूछूं आपको कि इसमें इन दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, स्टेबल है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसमें IE की ज़रूरत क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी कंपैरिजन में ये स्टेबल नहीं है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बात याद रख लेना, अभी काम आएगा। तो अब देखिए एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, अगर मैं ले लूँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE, आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो हमें पता है कि बोरॉन से फ्लोरीन तक साइज क्या होती है, कम होती जाती है, साइज क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। पर देखिए एक नोट लिख लीजिएगा, पहले एक नोट लिखिएगा, फिर इसका आंसर निकालना। नोट में लिखिएगा इफ, लिखिएगा हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन element having higher ionization energy than next atom, ठीक है। ये नोट लिख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है भैया ये। अब देखिए क्या मतलब हो गया इस नोट का। पहले तो देखिए ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी और हमें साइज का पता है कि भैया बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक साइज क्या होती है, कम होती जाती है। तो इसकी साइज इसकी कम होगी, इससे इसकी कम होगी, इससे इसकी कम होगी, इससे कम होगी। तो और साइज जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो साइज के हिसाब से बोरॉन से इसकी ज़्यादा होगी, कार्बन से इस नाइट्रोजन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी से ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज़्यादा। ऐसे आना चाहिए था, पर नोट क्या लिखवाई हमने, अगर बीच में कहीं हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके नेक्स्ट एटम से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें फटाक से आनी चाहिए क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने, ठीक है। तो देखिए इसमें P में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, P1, इसमें P2, इसमें P3, इसमें P4 और इसमें P5। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखी, पूरी लिखनी है बोरॉन की, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p1, ये बोरॉन की हो गई। कार्बन में यहाँ पे P2, नाइट्रोजन में P3, ऑक्सीजन में P4 और फ्लोरीन में P5, ठीक है। तो ये तो कॉमन है सब में, तो मैंने ये नहीं लिखी, सिर्फ क्या लिखा, P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए, ये इससे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखिए अब देखिए इसमें से हाफ फील्ड कौन सी है, P1 को हाफ फील्ड नहीं बोलते हम, P2 को भी नहीं बोलते, P3 को क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। तो नोट में देखिए क्या लिखा है, अगर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसी एलिमेंट की, तो उसकी IE, आयनाइजेशन एनर्जी, ज़्यादा होगी उसके नेक्स्ट एटम से, ठीक है। हायर IE देन नेक्स्ट एटम, देन इट्स नेक्स्ट एटम। तो इसका जो नेक्स्ट एटम है ऑक्सीजन, उससे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसका हम निकालते हैं ऑर्डर। देखिए बोरॉन से कार्बन की ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड। तो
नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी ये दोनों बदल जाएंगे, पहले आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद फ्लोरीन। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, समझ जाओगे। ऐसा एक क्वेश्चन तो आता ही है, कन्फर्म आता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं, बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला। ठीक है, पर हमें सब तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, पीरियोडिक टेबल में से कहीं से भी उठा के पूछ ले, हमें आना चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम, और एक एग्जांपल लिखिएगा। ये नोट सब में अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल में ही हो गया। अब देखिए, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी निकालनी है हमें आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए लाइन में ही है, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पर शर्त क्या है, नोट क्या है हमारी, शर्त हमारी ये है कि अगर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड आ जाए तो क्या करेंगे हम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके नेक्स्ट एटम से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ट्राई करना है तो वीडियो को रोक के कर सकते हैं आप, वरना हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें पता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1s2 2s1 होती है इसकी, तो सिर्फ मैं s1 लिखता हूँ। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम की क्या होती है, s2, बोरॉन की क्या होती है, p1, कार्बन की p2 और नाइट्रोजन की p3। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखिए, देखिएगा इसमें जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। S1 हाफ फील्ड है, ठीक है, S2 फुल्ली फील्ड है, और ये P3 वो भी क्या है, हाफ फील्ड। हमने क्या बोला था कि हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी उसके नेक्स्ट एटम से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस हाफ फील्ड की इससे ज़्यादा होने वाली थी, पर इसका नेक्स्ट एटम में देखिए फुल्ली फील्ड आ गया, फुल्ली फील्ड आ गया, इसलिए इसकी इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तो स्टेबल है, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें सबसे कम लिथियम की होगी, उससे ज़्यादा कौन आना चाहिए था, बेरिलियम, पर बेरिलियम क्या है, फुल्ली फील्ड, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी उसके नेक्स्ट एटम यानी कि बोरॉन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बोरॉन आ जाएगा, उसके बाद बेरिलियम। ठीक है, अब ये नहीं है भैया कि उसके नेक्स्ट एटम यानी नेक्स्ट एक ही एटम से ज़्यादा होगी, ये नहीं करा आपने, ये नहीं करना आपने कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको बोरॉन से भी बढ़ा दिया, कार्बन से भी बढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना है। उसका जो नेक्स्ट एटम है एक ही एटम से बढ़ेगी। ठीक है, तो बदलेंगे सिर्फ दो, ना कि इसकी इससे भी बढ़ जाएगी और इससे भी बढ़ जाएगी, सिर्फ इन दोनों में फ़र्क पड़ेगा। तो ये हो गया बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट एटम तो कोई दिया ही नहीं, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन दिया होता तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से बढ़ जाती, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ से तो ख़त्म हो गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, आयनाइजेशन ऑर्डर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लो आप, देख लेते हैं, और एक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो इसके देखने पड़ेंगे हमको, लिखे होंगे थोड़े से एग्जाम्पल कहीं ना कहीं। ढूंढने पड़ेंगे भैया, ये रहा, ये तो याद हो जाएगा सबको। तो देखिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए, Na सोडियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, उसके बाद कौन आता है, सोडियम मैग्नीशियम, S ब्लॉक तो ख़त्म हो गया, उसके बाद P ब्लॉक यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर, इतना काफ़ी है, फॉस्फोरस, सल्फर, आगे क्लोरीन आता है, लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको क्या करना है,
इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, ऐसे याद नहीं करना, ठीक है, वो तो आपको आना चाहिए दिमाग में, सोडियम देख के डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें 3s1 आता है, ठीक है। पर अगर याद ना आए तो की बात बता रहा हूँ मैं, इसका नंबर होता है 11। 10 में तो आ जाता है कौन, नियोन, और नियोन के बाद क्या आता है 3s1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3s1, तो इसका हो गया 3s1 Mg, 3s2, और इसमें तो क्या होता है 3p1, बोरॉन के नीचे आता है ना, बोरॉन में p1 तो एल्यूमिनियम में भी p1 ही आएगा। सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, कार्बन में p1 तो इसमें भी क्या, कार्बन में p2 तो इसमें p2 आएगा। फर्क इतना है, सिर्फ इतना है कि इसमें 2p1, 2p2, 2p3 आता है, इसमें 3p1, 3p2, 3p3, 3p4 और 3p5 हेलोजन, ठीक है। अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। करेंगे किसके नीचे अंडरलाइन, जो फुल्ली फिल्ड है उसके अंदर। तो देखिए एक तो ये है फुल्ली फिल्ड, तो ये दोनों बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है हाफ फिल्ड, तो ये दोनों बदलेंगे। तो ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, सोडियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम का आना था पर ये दोनों बदल जाएंगे, एल्यूमिनियम, और उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फिर ये दोनों बदल जाएंगे, सल्फर, फॉस्फोरस और क्लोरीन। तो ये हो गया आयनाइजेशन ऑर्डर। समझ गए कैसे निकालना है? हमें सिर्फ क्या करना है, लाइन में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो फुल्ली फिल्ड होती है, जो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके नेक्स्ट एटम से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस की सल्फर से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, देखिए कॉमन बात है, क्योंकि हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये सल्फर से बढ़ जाता है। पर उतनी ज़्यादा नहीं कि ये 2-3 एटम से बढ़ जाए, ठीक है, सिर्फ एक ही एटम से बढ़ेगी। तो ये बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी या तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए ये तो बात कर ली मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालने को बोले आपको कोई, यानी कि IE2, तो कैसे निकाल दें? देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE2, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हमें, ठीक है। तीनों तीन निकालते हैं, दो निकालते हैं, IE2 और IE3, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। इसका हमें निकालना है क्या, IE2 और IE3। अब देखिए पहले IE1 कैसे निकाल लेते हैं, वो हमने देखा। IE1 कैसे निकालते हैं हम, कि इसका P1 है, इसका P2, इसका P3, P4, P5। तो हम क्या करते हैं, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, इसकी इससे बढ़ जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ऐसा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए IE2 का मतलब क्या हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो हमको ऑलरेडी निकाल देना है। तो अगर आपको IE2 पूछ ले, अगर आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, अगर आपको IE2 पूछ ले तो आपको पहले इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें P1 है, P2, P3, P4, P5, तो इसका हमको क्या निकालना है, IE2। तो पहले तो इसमें से सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे क्या हो जाएगा, P0, ठीक है। P से पहले कौन आता है, S, यानी इसमें क्या बचेगा, S2 बचेगी, S2 और P0। अब P में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, P1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे P2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे P3, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे P4, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन सब में से हमने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक एक इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, चलो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमको IE2 निकालना है, तो अब हम अरेंज करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फुल्ली फिल्ड। ठीक है, और यहाँ पे तो P1, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड की इससे बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी क्या है, हाफ फील्ड। ठीक है, तो हाफ फील्ड की जो आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट एटम से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब हम ऑर्डर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसकी तो इससे ज़्यादा होगी, यानी कि कार्बन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन की तो बढ़ जाएगी फ्लोरीन से भी, ऑक्सीजन। तो ये किसका ऑर्डर आ गया, IE2 का। ठीक है, इसी तरह अगर हमें निकालना है IE3, क्या निकालना है हमें, IE3, तो हमें पहले दो दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। ठीक है, सपोज अब हम निकालेंगे IE3। देखिएगा सेम एग्जांपल, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इसमें P1 होता है, इसमें P2, P3, P4, P5। हमें निकालना है IE3। उससे पहले हमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, IE2 में हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे, IE3 में हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा, S2। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा, S1। इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो P1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो P0। पर P0 तो नहीं लिख सकते ना, उससे पहले कौन आता है, S, यानी इसमें बचेगा S2। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला P2 बचा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला क्या बचा, P1। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला P3 बचा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला P2 बचा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला P4 बचा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला P3 बचा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको देख के हम अरेंज करेंगे। अब ऊपर कुछ नहीं देखना, ये याद कर लेना। अब यहाँ पे नहीं देखना नाइट्रोजन का इससे बढ़ेगा, ये ऐसा होता है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, इसके हिसाब से इसको अरेंज करना है, ना कि इसको देख के। ये बात ध्यान दे के देख लेना। ठीक है, सोल्व हमें यहीं से करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक तो पहुँच गए, पर अब ऑर्डर निकालेंगे तब इसमें से निकालेंगे, तो भैया तो वो तो IE1 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड, पर उसके बाद तो फुल फील्ड है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इससे नहीं बढ़ेगी, पर ये फुल फील्ड है और ये तो कुछ नहीं है, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके बाद P2, P3, इसका नेक्स्ट एटम में तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे ज़्यादा मतलब पहले बोरॉन, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा ये ज़्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, इससे तो उसके बाद देखिए, पहले ऐसे अरेंज करना है तो आप कर सकते हैं 2 स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर लो कि सबसे पहले बोरॉन, उसके बाद कौन सा आएगा, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। मतलब यहाँ से देख के कर सकते हैं आप। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको देखिए, इसको अरेंज करिए। पहले S1, उसके बाद P1, उसके बाद S2 क्योंकि S2 फुल्ली फिल्ड है, उसके बाद P2 और लास्ट में P3। फिर S1 कौन है, बोरॉन, तो बोरॉन को लिख लीजिएगा। फिर P1 कौन है, नाइट्रोजन, तो देखिए नाइट्रोजन को ही लिखा मैंने। उसके बाद क्या है, S2 कौन है, कार्बन, तो कार्बन को लिख लीजिएगा। उसके बाद P2 कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लिख लीजिएगा। उसके बाद P3, तो P3 कौन है, फ्लोरीन, तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज कर लीजिए, उसके बाद ये बनाइए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, कितना टाइम हो गया देख लेते हैं। ओके, दिख रहा है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, समझ रहे हो ना, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, हर बार बनते हैं ये। अब देखिए,
एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन 4.6 एंड 6.4, दूसरा ऑप्शन 6.4 एंड 4.6, तीसरा ऑप्शन 4.6 एंड 4.6, चौथा ऑप्शन 6.4 एंड 6.4, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। क्या पूछा आपने आपको? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली कौन सी आएगी, कौन सा क्वेश्चन सही होगा। अब क्या होता है, कई बच्चे इसको देख के ये बोल देते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, बुक में तो ऐसा कुछ मिला नहीं, इसलिए हमें ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। कभी इसकी वैल्यू हमने तो देखी ही नहीं, ठीक है, वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें ये 2 आते हैं ना, तो इसमें किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की। इसका ऑर्डर हम ऐसे लिखते थे P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। बोरोन की, उसके बाद कार्बन की, और ये हाफ फील्ड है तो ऑक्सीजन से क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन, बाद में नाइट्रोजन, तो बाकी सबको निकाल दो। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, तो पहली वाली सब नाइट्रोजन की होगी और दूसरी वाली सब ऑक्सीजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए ये ऑप्शन, इसमें तो दोनों की सेम लिखी हुई है, तो दोनों की सेम नहीं हो सकती, यानी कि दोनों की 4.6, 6.4, 6.4 या तो 4.6, 4.6 नहीं होती, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखिए, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की 6.4 और इसकी 4.6, नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें तो क्या है, नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, नाइट्रोजन की 4.6 और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की 6.4 और ऑक्सीजन की 4.6 पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे अगर हमें कंसेप्ट आता है तो हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है।